ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरण विषयिण्यां कक्षायां समवेतानां व्याकरण शास्त्राध्यवसायिनां भवतां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को अपने स्वाध्याय का विषय बनाकर विगत कई दिनों से स्वाध्याय में प्रवृत्त थे। अब तक की इस स्वाध्याय यात्रा में हम लोग अव्ययीभाव समास तक पहुंच चुके हैं। अव्ययीभाव समास समासांत प्रत्यय सहित हम लोगों ने अपने स्वाध्याय का विषय बनाया। अब क्रम प्राप्त तत्पुरुष समास को विषय बनाकर हमें स्वाध्याय में प्रवृत्त होना है, क्योंकि अव्ययीभाव तत्पुरुष का ही भेद, कई भेद हैं। द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये समास का जो क्रम है उसमें द्वितीय स्थानापन्न तत्पुरुष समास है। इसलिए अव्ययीभाव समास के निरूपण के अनंतर हम अव्ययीभाव समास के निर्वचन, उसकी प्रक्रिया, विषयक स्वाध्याय की संपन्नता के पश्चात हम लोग तत्पुरुष समास का स्वाध्याय में प्रवृत्त होने जा रहे हैं। तत्पुरुष इस समास का पहला सूत्र है, जो अधिकार सूत्र के रूप में आचार्यों को अभिप्रेत है। यह सूत्र भी दो पदों से बना हुआ है, तत्पद और पुरुष पद। एतावता यहाँ भी एक समास है। यह शब्द भी अपने में कई प्रकार के अर्थों को अनुस्यूत किए हुए है, सृष्ट किए हुए है। फलतः तत्पुरुष समास के कई भेद इस शब्द से ही अभिव्यक्त होते हैं। तो तत्पुरुष के 6 भेद, प्रथमा विभक्ति को छोड़कर शेष विभक्तियों के विभक्त्यंत तत्पद के साथ पुरुष का यदि हम समास करेंगे तो तम पुरुषः तत्पुरुषः द्वितीया तत्पुरुष समास। इसी तरह से तेन पुरुषः तत्पुरुषः तृतीया तत्पुरुष समास। तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः। इस प्रकार से हम ये जो तत् और पुरुष पद से जो बना हुआ तत्पुरुष या एक पदात्मक सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से ही तत्पुरुष के कई भेदों की अभिव्यक्ति होती है। इसके अतिरिक्त ये तो सामान्य तत्पुरुष के इतने भेद हैं, इसके अतिरिक्त भी तत्पुरुष के कई भेद हैं। वो तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय है। कर्मधारय जब तत्पुरुष समास जो उत्तर पदार्थ प्रधान हुआ करता है, तत्पुरुष समास में समस्यमान जो पद होते हैं उन पदों में जो उत्तर
जो समास का चरमावय परक होता है उसी के अर्थ की प्रधानता हुआ करती है। लेकिन जब तत्पुरुष समास में दोनों पद समान विभक्तिक समानाधिकरण यानी विशेषण विशेष के रूप में प्रवृत्त हो रहे हों, समसमान हो रहे हों, तो उस परिस्थिति में तत्पुरुष को ही हम कर्मधारय कहते हैं। आचार्यों ने उन्हें कर्मधारय के रूप में चिन्हित किया है, अलग से लक्षित किया है। और वही विशेषण विशेष में विशेषण विशेष ये वाचक पदों में होने वाला जो समास है उसमें विशेषणवाचक शब्द यदि संख्यावाचक हो जाता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। वह भी तत्पुरुष का ही भेद है। इसके अतिरिक्त यदि तत्पुरुष समास में जहाँ उत्तर पदार्थ की प्रधानता है तो वहाँ परादि जो उपसर्ग हैं वो पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त हो रहे हों, अन्वित हो रहे हों समसमान पदार्थ के रूप में, तो उन्हें हम प्रादि समास कहते हैं। और गतिश्च से इन्हीं प्रादियों की गति संज्ञा भी होती है। वे यदि गति के रूप में, गति संज्ञक के रूप में समसमान पदांतर के साथ यदि अन्वित होकर के समास संज्ञा को धारण करता है तो उसे हम गति समास भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके अतिरिक्त एक और समास तत्पुरुष समास का ही भेद के रूप में परिलक्षित होता है, उसे उपपद समास कहते हैं। ये समास तत्पुरुष समास के कई भेद हैं जो क्रमशः हमारे स्वाध्याय के विषय बनेंगे। अभी हम लोग जो तत्पुरुष का जो भेद की बात हमने की है कि तत्पुरुष शब्द में ही तत्पद का विभिन्न विभक्तियों, तत्पद प्रकृतिक विभिन्न विभक्त्यंत पदों का हम यदि सुबंत के साथ समास करते हैं तो उससे द्वितीयादि तत्पुरुष भेदों की अभिव्यंजना होती है। तो उसका सबसे पहले स्थान है द्वितीया तत्पुरुष का, तम पुरुषः तत्पुरुषः, अर्थात द्वितीयांत प्रकृतिक सुबंत का यदि सुबंत के साथ समास होता है, द्वितीयांत प्रकृति प्रातिपदिक प्रकृतिक द्वितीयांत का यदि सुबंत के साथ समास होता है तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो पहले हम द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण के रूप में जो सूत्र है वही आगे द्वितीया श्रितातीत पतित गतातस्थ प्राप्त पन्ने ही से प्रारंभ होगा। लेकिन उससे भी पहले हम तत्पुरुष से प्रारंभ करें। तत्पुरुष ये अधिकार सूत्र है, इसलिए कहा अधिकारोयम, यह अधिकार सूत्र, अयम अधिकार है। लेकिन अधिकार तो यह है ही, जैसे कारक के अधिकार सूत्र है तो अधिकार तो सभी जो विभक्त्यर्थ के निर्वचन में प्रवृत्त जो सूत्र हैं उन सूत्रों में कारके पद का अधिकार जाता है, या कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि जो संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं वहाँ सब जगह कारके पद का अधिकार जाता है। तो सबसे पहले वह कारक संज्ञा उनकी होती है, उसके बाद में कर्तृ संज्ञा, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा और अधिकरण संज्ञा होती है। उसी तरह से यह तत्पुरुष भी अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार शेषो बहुव्रीहि जो द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 23वां सूत्र है और यह द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 22वां सूत्र है। माने द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 23वां सूत्र से लेकर और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 22वां सूत्र तक तत्पुरुष का अधिकार है। तो ये जो समास संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं ये करीब 100 सूत्र हैं। इन सूत्रों के द्वारा जो समास होता है उस समास की को तत्पुरुष कहा जाए, तत्पुरुष के रूप में चिन्हित किया जाए, उनका परिचय हो। ये तदर्थ यह जो अधिकार सूत्र है उन समास विधायक सूत्रों में के साथ सूत्रों में जाता है और जा करके उनके अर्थ का बोधक जो वाक्य है वो वाक्य का अवयव बनकर उनके उन सूत्रों के अर्थ को संस्कृत करता है। यही इसकी भूमिका है, यही इसका प्रयोजन है। तो सबसे पहले यह तत्पुरुष संज्ञा करता है
समास संज्ञा तो पहले से समास प्राकरारा समास है, सबसे पहले तत्पुरुष संज्ञा करता है, तत्पुरुष संज्ञा होती है इससे। कहाँ तक इसका अधिकार है? आचार्य यहाँ लिखते हैं प्राग बहुव्रीहे है, अर्थात द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 22वां सूत्र जो प्राग बहु शेषो बहुव्रीहे से पूर्व का सूत्र है, वहाँ तक इसका अधिकार है। अब आगे इसी प्रकरण में यानी तत्पुरुष समास निर्वचन के क्रम में ही हम एक सूत्र पढ़ेंगे, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ऐसा सूत्र है। उस सूत्र में ये दिक् संख्य संज्ञायाम से दिक् संख्य प्रथमांत पद का अनुवर्तन होता है और फिर समानाधिकरणेन का भी अनुवर्तन होता है। पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अभी समानाधिकरणेन से समानाधिकरणेन पद आता है। इन सभी पदों के योग से जो सूत्रार्थ की संपत्ति होती है वह है कि तद्धितार्थे विषय, तद्धितार्थ विषय हो, तद्धितार्थ के विषय की उपस्थिति हो और उत्तर पद पर में हो और समाहार अर्थ गम्यमान हो, तो दिग्वाचक और संख्यावाचक शब्द का समानाधिकरण सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है। और वहीं पर संख्या पूर्व दिगु, यदि वह संख्यावाचक और दिग्वाचक शब्द का सुबंत के साथ समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है, तो यदि दिग्वाचक सुबंत के साथ संख्यावाचक सुबंत का दिग्वाचक संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। किस परिस्थिति में? तद्धितार्थ का विषय हो, उत्तर पद पर में हो और समाहार अर्थ गम्यमान हो, तब उसकी संख्या पूर्व दिगु से द्विगु संज्ञा हो जाती है। जब द्विगु संज्ञा होगी तो ऐसी परिस्थिति में तो समाहार ये अलग अलग समास हो जाएंगे, द्विगु समास अलग हो जाएगा और तत्पुरुष समास अलग। ये पर्यायतापत्ति आ जाएगी। उस पर्यायतापत्ति से बचने के लिए आचार्य ने द्विगुस्य इस सूत्र का प्रणयन किया, इस सूत्र का को अवतरित किया। लिखते हैं द्विगुस्य द्विगुरपि। अब पहले से तो जो तत्पुरुष संज्ञा समास हो रहा था उस पर संख्या पूर्व द्विगु से उसकी द्विगु संज्ञा हो गई, तत्पुरुष संज्ञा का बाद हो गया, तत्पुरुष संज्ञा का बाद होने से द्विगु संज्ञा हो गई। अब वो द्विगु तत्पुरुष नहीं कहलाएगा, मनुष्य से अब अलग ब्राह्मण जाति हो गई, इस तरह की स्थिति हो गई। ऐसा होता नहीं है। तो जो सबसे पहले वो तत्पुरुष है, बाद में वह द्विगु है, क्योंकि तत्पुरुष व्यापक संज्ञा है और द्विगु व्याप्य संज्ञा है। तो लेकिन जब हम संख्या पूर्व द्विगु तत्पुरुष समास के से अलग सूत्र के रूप में करते हैं तो तत्पुरुष समास को बाध करके वहाँ द्विगु समास ही हो जाएगा। उस वहाँ पर तत्पुरुषत्व की स्थिति नहीं रहेगी, वाद्य बाधक भाव दोनों में हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में द्विगु भी तत्पुरुष कहलाए, द्विगु भी तत्पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो बुद्धाओं के मस्त मन बुद्धि में, ये तदर्थ द्विगुश्च सूत्र का प्रणयन हुआ। अर्थात द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञा भवति, इसका अर्थ है द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। संख्या पूर्व द्विगु से जिसकी द्विगु संज्ञा हुई उसकी भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। लेकिन भट्टोजी दीक्षित को यह मान्य नहीं है। भट्टोजी दीक्षित इसमें अरुचि है। अरुचि इस माने में है कि संख्या पूर्व द्विगु सूत्र से द्विगु संज्ञा कर रहे हैं, उसी में हम च भी कहेंगे तो तत्पुरुष का उससे च से समुच्चय हो जाएगा। तो संख्या पूर्व को द्विगु संज्ञा और फिर उसकी तत्पुरुष से तत्पुरुष का भी समुच्चय हो करके तत्पुरुष संज्ञा भी हो जाएगी। च मात्र एक वर्ण के पाठ मात्र से, एक अक्षर के पाठ मात्र से समास तत्पुरुष समास अर्थ का लाभ हो जाएगा, पर्यायतापत्ति नहीं होगी। इसके लिए द्विगुश्च अलग सूत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गुरुभूत न्यास है। इसलिए कहा यहाँ भट्टोजी दीक्षित ने अपनी अरुचि को
की अभिव्यक्ति इन वाक्यों से की है। इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, इस सूत्र का त्याग किया जा सकता है। यह सूत्र द्विगु संज्ञा, द्विगु समास को तत्पुरुष संज्ञा भी हो, ये तदर्थ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस काम प्रयोजन के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यहाँ इस प्रयोजन के तो ये इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, कैसे त्याग कर देंगे? यदि यह सूत्र नहीं करेंगे तो द्विगु तत्पुरुष समास की द्विगु संज्ञा हो जाएगी, संख्या पूर्व द्विगु से तत्पुरुष समास, तत्पुरुष संज्ञा उसकी नहीं हो पाएगी, और तत्पुरुषत्व नहीं हो, द्विगुत्व हो, ऐसा संभव नहीं होता है। उसके लिए इन्होंने उपाय बताया कि संख्या पूर्वो द्विगुस्य इति पठित्वा चकार बलेन संख्या द्वय समावेशस्य सुवचत्वात्, यानी द्विगुस्य सूत्र के द्वारा जो द्विगु संज्ञक जो वाक्य है, द्विगु समास संज्ञक जो वाक्य है, उसकी तत्पुरुष संज्ञा करने के लिए द्विगुस्य पृथक सूत्र, पृथक न्यास करना आवश्यक नहीं है। उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मात्र हम संख्या पूर्व द्विगु सूत्र में चकार का पाठ करेंगे, जो चकार तत्पुरुष अर्थ का समुच्चय करेगा। परिणाम स्वरूप संख्या पूर्व द्विगु से जैसे द्विगु संज्ञा होती है, वैसे ही तत्पुरुष संज्ञा भी होगी। एतावता चकार मात्र से संख्या द्वय का समावेश, संख्या द्वय का बोध हो जाएगा, माने समास द्वय का द्वय अर्थ का लाभ हो जाएगा, द्विगु समास अर्थ का भी लाभ हो जाएगा, तत्पुरुष समास अर्थ का भी लाभ हो जाएगा। इसके लिए द्विगुश्च न कह करके संख्या पूर्व द्विगुश्च यही कहना सुवच है, माने सौष्ठव है। सौष्ठव इस माने में है कि इसमें लाघव है, लाघव पूर्वक सौष्ठव है इसमें। यहाँ मात्र चकार, चकार अकार, ये 1.5 मात्रा अधिक कहना पड़ता है, लेकिन द्विगुश्च में तो इससे कई गुनी मात्राएं कहनी पड़ती हैं। दकार, वकार, इकार ये 2 मात्रा, गकार, उकार ये 1.5 मात्रा, तो 2, 3, 3.5 मात्रा, सकार की 1 आधी मात्रा 4 मात्रा, और चकार आकार की 1.5 मात्रा 5, 5.5 मात्रा का अधिक उच्चारण लेखन करना पड़ता है। इसलिए यही सुवच है, बोलने में इसी में सुगमता है, कहने में इसी में सुगमता है, क्योंकि शरीरकृत लाघव भी है और बुद्धिकृत लाघव भी इसमें है। उभय प्रकार के लाघव के होने से यही सुवच है। अब प्रश्न होता है कि फिर द्विगु समास, ये पहले से तो तत्पुरुष समास था ही, और जब वो संख्या पूर्वक हो गया तो हम उसकी द्विगु संज्ञा कर दिए। ठीक, तो द्विगु संज्ञा हो गई। अब तत्पुरुष संज्ञा पुनः उससे करने के लिए करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ही क्या पड़ी इसकी, रहने दे द्विगु। उस पर कहा इन्होंने कि भाई समासांत इसका प्रयोजन है। द्विगु समास मात्र करते हैं, केवल द्विगु संज्ञा उसकी करते हैं, तत्पुरुष संज्ञा नहीं करते हैं, तो समासांत प्रत्यय नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? तो उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण है पंचराजम, पंचानाम राज्ञाम समाहारः। पंचानाम राज्ञाम समाहारः, ये लौकिक विग्रह वाक्य है। पंचन आम राजन आम, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। यहाँ ध्यान दें, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास होना है। उसका अर्थ है कि तद्धितार्थ का विषय उपस्थित हो, तद्धितीय प्रत्यय का जो अर्थ है वह विवक्षित हो, और साथ साथ उत्तर पद पर में हो, और समाहार अर्थ गम्यमान हो। तो संख्यावाचक और दिग्वाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ तत्पुरुष समास संज्ञा, तत्पुरुष समास होता है। यह सूत्र का अर्थ है। ध्यान दीजिए, यहाँ राज्ञाम, पंचानाम राज्ञाम समाहारः, समाहार अर्थ गम्यमान है, और राजा सखिभ्यष्टच से तत्पुरुष समास संज्ञा इसकी हो रही है। राजा सखिभ्यष्टच से राज शब्दांत जो तत्पुरुष है, अहन शब्दांत जो तत्पुरुष है, सखी शब्दांत जो तत्पुरुष है, उससे टच प्रत्यय होता है। यदि द्विगु समास करेंगे
तो टच प्रत्यय का वह लक्ष्य नहीं रहेगा। टच प्रत्यय तत्पुरुष समास से ही होता है। यदि राजन, अहन और सखी तत्पुरुष समास के यदि अंग हो तभी ये टच प्रत्यय होगा। तो ये टच प्रत्यय समासांत प्रयोजनम ये कहा इन्होंने, समासांत इसका प्रयोजन है जो द्विगु समास करने पर नहीं हो सकता है। अब पंचराजम कैसे बनेगा, तो हम प्रातिपदिक से समास संज्ञा करते हैं, फिर संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा भी हो जाएगी। तो अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा समास विधायक सूत्र में दिग्वाचक और संख्या, दिग संख्य ये प्रथमांत पद है, तो यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है पंचन, उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, उसी का पूर्व प्रयोग होगा। पंचन में नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा। और टच आया है, टच में अनुबंध लोप अ है। राजन, पंचन, पंच, राजन इतने की भ संज्ञा होगी, भ संज्ञक टी का लोप हो जाएगा अनुभाग का, तो पंच राज ऐसा होगा। फिर सु लाएंगे, सु को ये समा। अब यहाँ पर ये एक प्रश्न हो सकता है कि पंच राजा जब आप बनाए हैं तो यहाँ पर अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रियाम इष्टः ऐसा वार्तिक है, तो अकारांतोत्तर पद इसलिए यहाँ पर स्त्री बोधक प्रत्यय टित्वात् टिड्ढाणे से इंगित प्रत्यय होना चाहिए। लेकिन ये आपाततः ऐसा देखने में लगता है, ये जो टच प्रत्यय है, आकार जो दिख रहा है और टच प्रत्यय का आकार दिख रहा है, वह टच प्रत्यय उत्तर पद से नहीं विहित है। टच प्रत्यय की प्रकृति पंच आम राजन आम है, पंचन आम राजन आम से टच प्रत्यय हुआ है, इसलिए समुदाय उसकी प्रकृति है, समुदाय से विहित है, उत्तर पद से विहित नहीं है। इसलिए अकारांतोत्तर पद यह इसे नहीं कहा जा सकता है। जब अकारांतोत्तर पद नहीं होगा तो अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियाम इष्टः, इस वार्तिक की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होगी। फलतः इंगित न होकर के सु आएगा, सु का अमी पूर्व से पूर्व अमादेश होकर पूर्व होकर के ये नपुंसक होता है समाहार, तो पंचराजम प्रयोग बनेगा। आगे है जो जैसा हमने विग्रह किया था तत्पुरुषः का, कि तम पुरुषः तत्पुरुषः, तेन पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः। इसी क्रम से तत्पुरुष समास का निर्वचन इस प्रकरण में होगा। तो जिसमें पहला क्रम है द्वितीयांत विग्रह तम पुरुषः तत्पुरुषः का, इसलिए उसी तरह के सूत्र का यहाँ पर ये को उद्धृत कर रहे हैं आचार्य भट्टोजी दीक्षित। वह सूत्र है द्वितीयांत का समर्थ सुबंत के साथ समास होने का उदाहरण है। तो ये है द्वितीया श्रितातीत पतीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नई है। इस सूत्र में दो पद हैं, एक पद है द्वितीया जो प्रथमांत पद है, और श्रितातीत पतीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नई श्रितंच अतीतंच अथवा श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च इति श्रितातीत पतीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नाः तैः श्रितातीत पतीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः ऐसा समास हुआ है। अब द्वितीया से यहाँ हम द्वितीयांत लेंगे, द्वितीया से द्वितीयांत लेंगे। द्वितीया कोई अपने आप में पद नहीं है, अशुभ का अनुवर्तन होता है, अशुभ प्रत्यय है, इसलिए उसमें तदंत विधि होती है, और उन्हीं प्रत्ययों की द्वितीया संज्ञा भी होती है, इसलिए यह भी प्रत्यय बोधक पद हुआ, इसलिए इसमें भी तदंत विधि हो जाएगी। द्वितीया संज्ञा अम औट सस की है। अम औट सस ये प्रातिपदिकात के अधिकार में होने वाले प्रत्यय हैं, इसलिए इनमें तदंत विधि प्रत्यय ग्रहणे तदंतम ग्राह्यम परिभाषा लगने से तदंत विधि होती है, उन्हीं की संज्ञा है द्वितीया, इसलिए इसमें भी तदंत विधि हो जाएगी। तो द्वितीया पद से हम द्वितीयांतम ऐसा कह लेंगे। और ये स्त्रीत जो है ससुपा का अनुवर्तन आया है, तो सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, समर्थेन सुबंतेन सह, तो स्त्रीत तो सुबंत अपने आप में है नहीं। इस तरह से
अतीत भी अपने आप में सुबंत नहीं, सब अक्त प्रत्यांत प्रातिपदिक हैं, तो ये अपने आप में द्वितीयांत नहीं हैं, इसलिए इनकी हम तत्प्रकृतिक सुबंत में लक्षणा करेंगे, नहीं अन्यथा समास ही नहीं होगा। श्रित प्राकृतिक सुबंत में, अतीत की अतीत प्राकृतिक सुबंत में, इस तरह से प्रत्येक की तत्प्राकृतिक सुबंत में लक्षणा करके सूत्र का अर्थ होगा कि द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते असच तत्पुरुषः, ये सूत्र का अर्थ होगा। द्वितीयांत का श्रितादि प्रकृतिक, जो श्रित है प्रकृति जिसका, अतीत है प्रकृति जिसका, ऐसा जो सुबंत है उस सुबंत के साथ इनका समास होता है। प्राक्कडारा समास, समास सामान्य समास पद आया है, उससे समास संज्ञा करेगा और फिर तत्पुरुष का अधिकार जाएगा, परिणाम स्वरूप उसकी तत्पुरुष संज्ञा भी होगी। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझें। उदाहरण है कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः ये लौकिक विग्रह वाक्य है। कृष्ण अम और श्रित सु, श्रित यहाँ पर अक्त प्रत्यय श्री से धातु एक गति विशेष अर्थ का वाचक है, उससे कर्ता में हम अक्त प्रत्यय करते हैं तो कर्म अनुक्त हो जाता है, इसलिए अनुक्त कर्म में कर्मणि द्वितीय जो कृष्ण है उसमें द्वितीय विभक्ति आई है, इसमें प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ मात्र में श्रितः में प्रथमा विभक्ति है। अब यहाँ पर द्वितीयांत है कृष्ण अम, उसका श्रित सु समर्थ सुबंध के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि द्वितीयांत द्वितीया है प्रथमांत पद समास शास्त्र में, उसके द्वारा निर्देशमान पद यहाँ पर है कृष्ण, इसलिए इसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, इसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो कृष्ण श्रित और साध उत्पत्ति करके कृष्ण श्रितः। इसी तरह से दुखम अतीतः, दुख अम अतीत सु, यहाँ पर भी द्वितीयांत प्राकृतिक सुबंत का, द्वितीयांत सुबंत का अतीत प्राकृतिक सुबंत के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होकर के दुखातीत, सवर्ण दीर्घ होकर के दुखातीत होगा, सु को रुत विसर्ग करके दुखातीतः। इस तरह से पतित, अतीत है पतित है, गर्तम पतितः, गर्त अम पतित सु, यहाँ पर भी द्वितीयांत का पतित प्राकृतिक सुबंत के साथ तत्पुरुष समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग साध उत्पत्ति करके दुखातीतः। इससे ये अतीतः अति उपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु से कर्ता में अक्त प्रत्यय करके बना है और कर्म अनुक्त हो जाने से उसमें द्वितीय विभक्ति यहाँ भी हो गई है, इसलिए से गर्तम पतितः, गर्त पतितः। और आगे है ग्रामं गतः, ग्राम गतः, ग्रामम अत्यस्तः, माने ग्रामात्यस्तः, संशयम आपन्नः, संशयापन्नः, संकटम आपन्नः, संकटापन्नः इत्यादि शब्द बनेंगे। आगे है इसी सूत्र पर एक वार्तिक जो कहा गम्यादि नाम उपसंख्यानम, गमेर णिनि से कर्तार्थ में णिनि प्रत्यय करने पर गमी, गमिन शब्द बनता है जिसका रूप चलता है गमी, गमिनौ, गमिनः, गमिनम, गमिनौ, गमिनः, गमिना, गमिभ्याम, गमिभि, ऐसा रूप चलता है। तो ये इसको एक गण मान लीजिए। तो गम्यादि, क्योंकि आदि पद से और भी शब्द हैं, तो आदि पद से यानी गमी, गम्यादि कोई गण है, कोई वर्ण शब्द समुदाय है, उस समुदाय में पठित जो शब्द हैं उनके साथ भी द्वितीयांत का की समास संज्ञा और तत्पुरुष संज्ञा कहनी चाहिए, ये इस वार्तिक का अभिप्राय है, अर्थ है। उदाहरण देते हैं ग्रामम गमी, ग्राम गमी। अब यहाँ द्वितीयांत है ग्राम अम, इसका गमी प्राकृतिक सुबंत गमिन सु के साथ तत्पुरुष समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके स्वादित्पत्ति करने पर ग्राम गमी। इसलिए अन्नम बुभुक्षु गम्यादि गण में है, तो अन्नम ये द्वितीयांत है, अन्न अम द्वितीयांत का, बुभुक्षु प्राकृतिक सुबंत के साथ जो गम्यादि गण में पठित है तत्पुरुष समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करने पर अन्न बुभुक्षु स्वादित्पत्ति करके अन्न बुभुक्षु बना। आगे सूत्र है स्वयं एकते न, स्वयं यहाँ पर द्वितीयांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया श्रितातीत गतातस्थ प्राप्तापन्न से हम द्वितीया का संबंध नहीं कर सकते।
क्यों कि स्वयं अव्यय है। आत्मना ये कर्तरी तृतीया बोधक है, ये तृतीयांत बोधक ये अव्यय है। अव्यय में केवल पद साधुत्वार्थ प्रथमा का एक वचन आता है, द्वितीय विभक्ति का उसके साथ योग ही नहीं होता है, फिर उसके विशेषण के रूप में हम द्वितीय पद का अनुवर्तन नहीं कर सकते संबंधाभाव में। तो ऐक्ते न तृतीयांत है। अक्ता से हम अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत लेंगे, क्योंकि अक्ता सहसुपा का अनुवर्तन होता है तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। अक्ता तो कुछ है नहीं, सुबंत नहीं है, इसलिए अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत के साथ सुबंत ऐसा अर्थ उसको लेना है। इसलिए सूत्र का अर्थ होगा, आचार्य ने लिखा भी है कि द्वितीया यह न संबध्यते, क्यों तो अयोग्यत्वात्, द्वितीया के योग माने उसके साथ संबंध होने की योग्यता नहीं है। क्यों कि स्वयं अव्यय है, अव्यय में मात्र पद साधुत्वार्थ प्रथमा का एक वचन आता है, द्वितीय विभक्ति का उसके साथ योग की योग्यता नहीं है, संबंध की योग्यता। इसलिए अर्थ होगा कि स्वयं यह जो अव्यय है उस अव्यय का अक्ता प्रत्यांत है प्रकृति जिसकी, ऐसा जो सुबंत है, अक्ता प्रत्यांत प्रादिपदिक है प्रकृति जिसकी, ऐसा जो सुबंत, उस सुबंत के साथ समास संज्ञा और तत्पुरुष संज्ञा होती है, यानी समास होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के लिए देते हैं, स्वयं स्वयं कृतः, स्वयं कृतः। अब डुक्रिय करणे धातु से हम कर्ता में अक्ता प्रत्यय करते हैं, कर्म में अक्ता प्रत्यय करते हैं, अक्ता प्रत्यय करके स्वादुत्पत्ति करके कृतः बनता है। इधर स्वयं है जो आत्मवाचक है, माने स्वयं आत्मना कृतः आत्मकृतः, स्वयं आत्मना कृतः स्वयं कृतः, ऐसा है। ऐसा समास होने पर प्रादिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक। अब समास विधायक सूत्र में स्वयं जो है वो प्रथमांतत्व नहीं यहाँ निर्दिष्ट है, इसलिए स्वयं की ही उपसर्जन संज्ञा, उसी का पूर्व प्रयोग स्वयं कृतः प्रयोग बनेगा। ये कहते हैं कि भाई यहाँ समास करने ही की क्या जरूरत थी, क्योंकि समास करें न करें रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्वयं से सुविभक्ति आएगी, अब यार आप सुपर से सुपलुक हो जाएगा। समास करते हैं तब भी समास संज्ञक की प्रादिपदिक संज्ञा होगी और फिर उसका लुक हो जाएगा। कृत से तो समस्त जो प्रादिपदिक है उससे तो ऐसे भी सुविभक्ति आ जाएगी, कृत ऐसे भी दिखाई पड़ेगा। यानी समास करने न करने में ये शब्द के स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पर समास विधायक समास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उत्तर दिया, समास का कोई फल नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं दिखता है। का उत्तर देते हैं कि स्वयं कृतस्यापत्यम स्वयं कृति ही है इसका फल। जब हम समास करते हैं तो स्वयंकृत इतना बड़ा एक शब्द है, अब पृथक पद नहीं रह गया। यहाँ एकार्थी भाव रूपी जो क्या है सामर्थ्य रहने पर ही समास विधायक शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। जहाँ एकार्थी भाव विवक्षित नहीं होता वहाँ समास विधायक शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो एकार्थी भाव रहने पर तो वाक्यावस्था में भी जो विभिन्न जो पद हैं जो अलग अलग अर्थों को धारण करते हैं, अलग अलग शक्ति के माध्यम से अलग अलग अर्थों को उपस्थापित करते हैं, वो जब एकार्थी भाव यदि विवक्षित हो जाता है तो अलग अलग अर्थों को धारण न करके समुदाय निष्ठ एक ही शक्ति के द्वारा एक ही अर्थ का बोधन करते हैं, अखंड अर्थ का। यही स्थिति होती है समास और न समास होने में। तो यहाँ तो स्वयंकृत इतना बड़ा एक ही शब्द है, इससे एक ही अखंड अर्थ की का बोध होने वाला है होता है। ऐसी परिस्थिति में हम स्वयंकृत से ही एक सूत्र है अत ई अपत्याधिकार में है, तो अदंत प्रादिपदिक प्रकृतिक सुबंत से अपत्यार्थे ई प्रत्यय भवति, ई प्रत्यय होता है। अत है अंत में, माने आकार है अंत में जिसका, ऐसा जो प्रादिपदिक कौन है स्वयंकृत तत्प्रकृतिक जो स्वयं क्या है सुबंत, वह है स्वयंकृतस्य स्वयंकृत अंगस, उससे अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय होगा, अण के न होकर के ई प्रत्यय हुआ। तो स्वयंकृति, अब स्वयंकृत उसका ई प्रत्यय की प्रकृति है, इसलिए जो आदि वृद्धि जब होती है तो स्व में जो वकारोत्तरवर्ती आकार है उसकी में जो ऋकार है उसकी वृद्धि नहीं होती है।
इसलिए स्वयं कृति समास नहीं करेंगे तो कृति शब्द से ई प्रत्यय, कृत शब्द से ई प्रत्यय होगा, और जो आदि वृद्धि होगी ई प्रत्यय संयोग शिष्ट जो वृद्धि होती है वह वृद्धि होगी किसकी? क्री में ऋकार की वृद्धि होगी, तो कार्तिक प्रयोग बनेगा। अभिष्ट प्रयोग क्या है? स्वयं कृति ही, ये बनेगा स्वयं कार्य ही, दोनों में अंतर है। तो समास का यह फल बताया इन्होंने। फल वाक्यान्य में यह वाक्य प्रवृत्त है, स्वयं कृतस्य पत्यम स्वयं कृति ही। आगे सूत्र है खट्वा छेपे। अभी ये द्वितीयांत का सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, इसी का भी उदाहरण चल रहा है। बीच में एक अव्यय आ गया जिसके साथ द्वितीया का योग नहीं हुआ, पुनः द्वितीया का योग यहाँ होगा। तो खट्वा छेपे, यहाँ पर दो पद है समास विधायक सूत्र में, ये भी विधि सूत्र है। यहाँ पर एक तो है खट्वा प्रथमांत पद है, और छेपे निंदार्थक सप्तम्यंत पद है। इस सूत्र में हम एकतेन, स्वयं एकतेन से एकतेन तृतीयांत पद का अनुवर्तन करेंगे, द्वितीयाश्रितातीत से द्वितीया प्रथमांत पद का अनुवर्तन करेंगे, तत्पुरुषः का अधिकार है, समासः का अधिकार है, और सुप सह सुपा, ये तीन पद और आएंगे जो पहले से प्रारंभ से ही आ रहे हैं सभी समास विधायक सूत्रों में। तो इन पदों के आने के बाद जो सूत्र का अर्थ होगा उसको यहाँ लिखा है इन्होंने। तो यहाँ खट्वा शब्द से खट्वा प्राकृतिक सुबंत लेना है। खट्वा सीधे नहीं, खट्वा प्राकृतिक सुबंत, या द्वितीयांत कहिए, द्वितीयांत में विशेषण होगा। खट्वा प्राकृतिक द्वितीयांत, द्वितीया प्रत्ययबोधक पद है, इसलिए उसमें ही तदंत विधि हो जाएगी। तो खट्वा है प्रकृति जिसकी, ऐसा जो द्वितीयांत पद, द्वितीयांत सुबंत, उसका अक्त प्रत्यांत जो प्रादिपदिक, तत्प्रकृतिक जो सुबंत, अक्त प्रत्यय है अंत में जिसके ऐसा प्रादिपदिक, उस तत्प्रकृतिक जो सुबंत माने पद सुबंत, उसके साथ तत्समास संज्ञा होती है, उसकी समास संज्ञा होती है, यानी समास वो होता है वह, और वह तत्पुरुष समास भी कहलाता है। ऐसा हम, लेकिन कब यह होता है? एक शर्त है, यदि समास के द्वारा निंदा अर्थ की का अवबोध का बोध हो रहा हो, निंदा अर्थ गम्यमान हो। निंदा अर्थ के गम्यमानता, अगम्यमानता की स्थिति में यह समास में वस्तु तत्व कथन में ऐसा नहीं होता है। खट्वा रूढ़ो जाल्मः, ये जाल्म कहते हैं असमीक्षकारी। जाल्मः असमीक्षकारी अमरकोश में जो बिना विचारे शास्त्र, गुरु, समाज के आज्ञा नियम के प्रतिकूल जो आचरण करने वाला है उसको जाल्म कहते हैं। जाल्म ही आजकल हम लोगों के बीच में जालिम शब्द से व्यवहृत हो रहा है। जाल्म जो असमीक्षकारी, शास्त्र की समीक्षा किए बिना, शास्त्र के आदेशों को नज़रअंदाज करके, सामाजिक मान्यताओं को नज़रअंदाज करके, घर की जो परंपरा को नज़रअंदाज करके जो आचरण करता है उसको हम जालिम कहते हैं आज की भाषा में, अपभ्रंश में। और जो संस्कृत शब्द है उसके लिए वो जाल्म है, जाल्म। भाष्यकार ने भी इस को बहुत गहराई से लिया है। उनका भाष्य में इस सूत्र पर पंक्ति आती है, अधित्य स्नात्वा गुरुवनुज्ञातेन खट्वा आरोढ़व्या। पहले शिक्षा प्राप्ति के लिए, ज्ञानार्जन के लिए बच्चे गुरुकुलों में जाया करते थे। वहाँ 25 वर्षों तक, यानी शिक्षा की समाप्ति पर्यंत गुरुकुल में, गुरुकुल के कुछ खास नियम होते थे, उनकी आचार संहिता होती थी। उस आचार संहिता में उनको गुरुकुल में विद्यार्जन पर्यंत रहना होता था। जब विद्यार्जन कर लिए होते थे तो एक स्नातक कांत, एक स्नान विशेष होता था, एक प्रकार का वह संस्कार था। और वह स्नान के बाद में फिर गुरु जिन कठोर नियमों का पालन वो कर रहे थे, उनमें कतिपय नियमों का, जिन नियमों का गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना संभव नहीं था या उसके करने से गार्हस्थ का भी निर्वाह नहीं हो सकता था, ऐसे नियमों में छूट दे करके आज्ञा दी जाती थी कि तुम अब ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। जिस तरह से भूमि पर शयन करना था
खटवा पर खटवारोहण करना नहीं था, तो वो स्नातक स्नान के बाद में गुरु के द्वारा आज्ञा मिलती थी कि खटवा रूढ़व्या, खाट पर तुम बैठ सकते हो, खाट पर तुम सो सकते हो, ऐसी आज्ञा मिलती थी। तो उस आज्ञा के विपरीत, यानी विद्यार्थी अवस्था में ही, ब्रह्मचारी जीवन में ही जो व्यक्ति खटवा पर सोता है, खाट पर बैठता है, उसके लिए निंदनीय, निंदा का यह विषय है। उसी अर्थ में यह खट्वारूढ़ यह शब्द का प्रयोग होता है, जिससे निंदार्थ की अवगति होती है। वाक्य से निंदार्थ की अवगति नहीं हो सकी, क्योंकि वाक्य तो लोक में जो गृहस्थ लोग हैं, जो ब्रह्मचारी जीवन जिनका नहीं है, उनके लिए खट्वारोहण निषेध नहीं है। वो तो खट्वा पर बैठते हैं, सोते हैं, सब करते हैं, तो वहाँ पर निंदार्थ नहीं है। वाक्य में समास के द्वारा ही निंदार्थ गम्यमानता संभव है, इसलिए यह नित्य समास है। इसके लिए वाक्य का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वाक्य के द्वारा निंदा की अवगति नहीं होती है, और निंदार्थ गम्यमान होने पर ही अर्थ के बोधन के लिए ही समास का विधान है। चलिए, तो ये खट्वारूढ़ो जाल्मः, ऐसे को जाल्म कहा जाता था। नित्य समासोयम, यह नित्य समास है। इसके लिए वैकल्पिक विभाषा के अधिकार होते हुए भी विकल्प विधान नहीं होता है, यानी वाक्य का प्रयोग इस अर्थ में निंदार्थ की अवगति के लिए ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं हो सकता है। नहीं वाक्य न निंदा अवगम्यते, क्योंकि वाक्य से निंदा की अवगति होती ही नहीं है। गृहस्थ जीवियों के लिए तो खट्वारोहण का निषेध है ही नहीं, वो तो खाट पर बैठते हैं, सोते हैं। अब आगे हम सूत्र पढ़ेंगे सामी, जो एक पदात्मक सूत्र है। यह सामी भी एक अव्यय है। यहाँ भी अव्यय होने से, यहाँ भी द्वितीय आश्रितातीत पतित गतातस्थ प्राप्तापन्न से द्वितीय तत्पुरुष विधान करने वाले जो विभिन्न सूत्र हैं, उन सूत्रों के रूप में तो द्वितीय तत्पुरुष समास का तो विधान करता है, और है तृतीयादि तत्पुरुष यहाँ है नहीं, इसलिए द्वितीय तत्पुरुष में इसकी गणना है। लेकिन अव्यय चूंकि यह है, इससे प्रथमा एक वचन ही पद साधुत्वार्थ आता है, द्वितीय का इसमें अन्वय नहीं होता है, इसलिए द्वितीय पद का अनुवर्तन इस सूत्र में नहीं होता है। होता किसका है? तो तत्पुरुषः का, समासः का, ये अधिकार सूत्र हैं, पहले से अधिकार बोधक पद हैं, और फिर सह सुप का, सह का, सुपा का, और एकतेन का भी अन्वय होगा। तो सूत्र का अर्थ होगा कि सामी यह जो अव्यय है, इस अव्यय का अक्त प्रत्यांत प्रकृति जो सुबंत है, उसके साथ वैकल्पिक समास होता है, और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। सामी ये अर्धवाचक और जुगुप्सावाचक अव्यय है। इसे आधार्थ का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग होता है, और फिर निंदार्थ का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो यह सामी का ये जो अव्यय है, उसे कृत सु के साथ तत्पुरुष समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रादिपद संज्ञा और विभक्ति का लुक, जो कृत पद से सुविभक्ति आई है, फिर सु आएगा, फिर अमी पूर्व से पूर्व होकर के सामिक कृतम यह प्रयोग बनेगा। आगे है कालाह सूत्र है। यह भी यहाँ द्वितीय श्रितातीत पतित गतातस्थ प्राप्तापन्न से द्वितीय पद का अनुवर्तन होगा, और फिर अक्तप एक तेन का भी अनुवर्तन होगा, सुप सह सुपा का अनुवर्तन होगा। इस सब के अनुवर्तन के बाद समासः का अधिकार है, तत्पुरुषः का अधिकार है। सूत्र का अर्थ होगा, यह नियम सूत्र है। सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते। यह जहाँ समास करने जा रहा है, वहाँ प्रकारांतर से समास की प्राप्ति थी, फिर भी वहाँ समास करने के लिए सूत्र का आरंभ किया गया। एतावता यह सूत्र नियम सूत्र के रूप में मान्य है आचार्य को। तो आए हम इसको पढ़ें। काला, ये काल शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है, एक पदात्मक सूत्र है। एक तेन इत्येव, अर्थात यह अक्तांत प्रकृतिक, अक्त प्रत्यय अंत में जिसका ऐसा जो प्रादिपदिक तत्प्रकृतिक सुबंध के साथ ही यह इसका समास होता है। और अब कहते हैं कि इस सूत्र की क्या जरूरत है। आगे एक सूत्र आने वाला है, अत्यंत संजोगे च सूत्र आने वाला है, और वहाँ पर काला धुनोर अत्यंत संजोगे से
द्वितीया विभक्ति द्वितीयांत के साथ जिसके साथ समास होता है वो द्वितीयांत होता है, और द्वितीया विभक्ति काला ध्वन और अत्यंत संयोगे से होती है वहाँ अत्यंत संयोग में, तो उसी से यहाँ पर भी समास हो जाता। ये अलग काला समास करने की क्या जरूरत थी? अत्यंत संयोगे से जहाँ ये समास करने के लिए सूत्र प्रवृत्त हो रहा है वहाँ पर समास प्राप्त था, समास सिद्ध था, फिर भी इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ। यथावता सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, इसलिए कहते हैं कि अनत्यंत संयोगार्थम वचनम। जहाँ पर वो तो अत्यंत संयोग जहाँ है, अत्यंत संयोग में वो कालवाचक शब्द का सुबंत के साथ तत्पुरुष समास संज्ञा का विधान करता है। ये अनत्यंत संयोग मासस्य द्विरधीते की तरह जो संपूर्ण मास पदवाच्य जो संपूर्ण 30 दिवसात्मक जो काल है उस सारे काल से संबंध न रहने पर भी ये द्वितीय क्या कहते हैं ये समास हो, इस तरह का भाव इसमें है। अनत्यंत संयोगार्थम वचनम। उदाहरण देते हैं कैसे अनत्यंत संयोग में इससे द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। तो मासम प्रमितः प्रतिपत् चंद्रः, मासम प्रमितः, तो मासम प्रमितः ये लौकिक विग्रह वाक्य है, मास अम प्रमित सु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब सूत्र का अर्थ है काल वाचक सुबंत का अक्त प्रत्यांत प्रकृति सुबंत के साथ समास संज्ञा समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये सूत्र का अर्थ है। अब देखिए ये यहाँ पर वो अत्यंत संयोग में वह करता था। ये मासम प्रतिपद का चंद्रमा जो है प्रतिपद के दिन दिखाई पड़ रहा है और उसी दिन से मास आरंभ मानते हैं। मास की गणना 30 दिनात्मक मास में जैसे प्रतिपद को चंद्र को देखे उस दिन से वो एक दिन जोड़ लिया, फिर दूसरा दिन, इस तरह से मास गणना शुरू हो जाती है। तो चंद्रमा का जो संयोग है प्रतिपद चंद्र का केवल प्रतिपद तिथि से है। 63 दिवसात्मक जो काल रूपी जो मास है उसके साथ नहीं है, इसलिए अनत्यंत संयोग है। तो यहाँ पर अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक अक्त प्रत्यांत प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत है। प्रतिपद क्या नाम है ये प्रमित्सु, उसके साथ यहाँ पर प्रउपसर्गपूर्वक माँ धातु से अक्त प्रत्यय करके प्रमित शब्द बना है। जो अक्त प्रत्यांत है तत्प्रकृत सुबंत है प्रमित्सु, उसके साथ समास संज्ञा तत्पुरुष समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग स्वादुत्पत्ति होकर के प्रतिपद मास प्रमित प्रयोग बना। ये प्रतिपद चंद्र के लिए है जो मास का परिच्छेदन माने गणना शुरू कर देता है। तो मासम परिच्छेदुम आरब्धमान इत्यर्थः, उसी दिन से मास का परिच्छेदन शुरू हो जाता है। आगे सूत्र है वो इससे भिन्न है जिसके विरुद्ध में यह नियम किया है। तो वो अत्यंत संयोग में समास करता है। यहाँ भी काला सूत्र से काला प्रथमांत पद का अनुवर्तन होता है और यहाँ पर एकतेन का अनुवर्तन नहीं होता है। एकतेन का निवर्तन हो गया, यहीं पर काला तक आया, अब इस यहाँ से निवर्तन हो गया एकतेन का तृतीयांत पद का। अब सूत्र आया तत्पुरुषः प्राक्कडारात् समासः समासः सूप सह सूपा, ये सारे पद आते हैं और फिर द्वितीया श्रितातीत से द्वितीया प्रथमांत पद आता है। तो कालवाचक जो द्वितीयांत काला द्वितीया में विशेषण हो जाएगा। तो कालवाचक जो द्वितीयांत है उस कालवाचक द्वितीयांत का समर्थ सुबंत के साथ जो अक्त प्रत्यांत प्रातिपदिक प्राकृतिक सुबंत नहीं है, उससे भिन्न है। अक्त प्रत्यांत जो प्रातिपदिक तत्प्राकृतिक सुबंत से भिन्न जो सुबंत है उसके साथ समास होता है। लेकिन कब? जब काल के साथ अत्यंत संयोग हो, सर्वावयवत्वेन संयोग हो, कहीं संयोग हो कहीं संयोग नहीं हो, ऐसी स्थिति रहने पर यह समास नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि
तो एक तो अक्त प्रत्यांत प्रकृति के साथ यह समास नहीं हुआ, काला से ही यहाँ पर समास हो सकता था, लेकिन काला अक्त प्रत्यांत प्रकृति प्रातिपदिक प्रकृति सुबंध के साथ कालवाचक सुबंध का समास होता था, यहाँ ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, वह अनत्यंत संयोग में करता था, यह अत्यंत संयोग में करता है। दोनों में यह भिन्नता है, इसलिए दोनों सूत्रों की अलग अलग स्वीकार्यता है। न केवल काला से काम चलने वाला है और न केवल अत्यंत संयोगे च से काम चलने वाला है। तो अब जैसे उदाहरण के लिए मुहूर्तम सुखम, मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त दो घटी को कहते हैं। दो घटी का एक मुहूर्त, ये कालवाचक शब्द है। कालवाचक यह द्वितीयांत भी है, कालवाची द्वितीयांत हुआ मुहूर्त अम, उसका अएक्तेन माने अक्त प्रत्यांत से भिन्न प्रातिपदिक प्राकृतिक सुबंत सुख सु के साथ तत्पुरुष समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा हो जाएगी, माने समास होगा और वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। जब समास हो जाएगा तो कृतधित समास से प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग। अब यहाँ काला का अनुवर्तन आया है, कालवाचक शब्द यहाँ मुहूर्त है, इसलिए मुहूर्त की उपसर्जन संज्ञा होगी, इसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो मुहूर्त सुख हुआ, सु आएगा अम करके पूर्व करके मुहूर्त सुखम प्रयोग बनेगा। आगे सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थे न गुणवचने न। इस सूत्र में कई पद हैं। तृतीया, अब यहाँ यहीं तक ये द्वितीया तम पुरुषः तत्पुरुषः का अध्याय समाप्त, उसकी सीमा समाप्त हो गई। अब तेन पुरुषे न तत्पुरुषः, यह जो तत्पुरुष अर्थ है, पद का अर्थ है, वह समास है यहाँ पर, माने तृतीया तत्पुरुष का संदर्भ अब आ गया, जिसका पहला सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थे न गुणवचने न। अब तृतीया प्रथमांत पद है, तत्कृत इतना बड़ा लुप्त तृतीयांत पद इसको माना जाए। तत्कृते न होना चाहिए था, विभक्ति का यहाँ लुक हो गया है ना, निर्विभक्तिक प्रयोग है, लेकिन पद तो अलग पद के रूप में, अलग पृथक पद के रूप में इसकी स्वीकार्यता विद्यमान है, इसलिए तत्कृत एक अलग पद है, उसको तत्कृतेन ऐसा समझा जाए। और अर्थेन एक तीसरा पद है, फिर चौथा पद है गुणवचनेन। ये चार चतुष्पदात्मक यह सूत्र है, चार पद इस सूत्र में विद्यमान है, जिसमें एक प्रथमांत है, शेष तीन पद जो हैं वो तृतीयांत हैं। अब यहाँ पर जो तत्कृत शब्द है, जिसको हमने कहा कि लुप्त तृतीयांत पद है, तो यहाँ तत्कृत से, तत्शब्द से हम तृतीयांतार्थ मानेंगे। तत्कृत में जो घटक जो तत्पद है, उसका तत् का मतलब है तृतीयांतार्थ, और फिर कृत है माने तृतीयांतार्थ कृत, इतना अर्थ है। तत्कृत का अर्थ है तृतीयांतार्थ कृतेन, और गुणवचनेन के साथ उसका अन्वय है, अर्थेन के साथ अन्वय नहीं है। अर्थेन स्वतंत्र शब्द है। जब इस तरह से हम यहाँ पर भी सुप का तत्पुरुषः और क्या कहते हैं समासः सुप और सह सुपा का अनुवर्तन है, तदनुसार सूत्र का अर्थ होगा कि तृतीया, यहाँ भी तृतीया विभक्ति बोधक पद है, प्रत्यय बोधक पद है, इसमें भी तदंत विधि हो जाएगी। जब तदंत विधि होगी तो तृतीयांत अर्थ ऐसा हो जाएगा। तो तृतीयांतम सुबंतम, तृतीयांत सुबंत का तत्कृतेन, तत्कृतेन, तत्कृतेन में जो तत्शब्द है वो तृतीयांतार्थ का बोधक है, माने तृतीयांतार्थ कृतेन, गुणवचनेन के साथ उसका अन्वय है। तृतीयांतम सुबंतम तत्कृतेन माने तृतीयांतार्थ कृतेन गुणवचनेन अर्थेन च सह समस्यते और सतत पुरुषः, ऐसा अर्थ होगा। तृतीयांतम सुबंतम तत्कृतेन अर्थात तृतीयांतार्थ कृतेन गुणवचनेन। अब यहाँ गुणवचन शब्द भी का भी एक स्वतंत्र, एक अलग ही अर्थ है। यहाँ गुण कहीं कहीं जब गुण है वो कभी गुण का, द्रव्य का भी वाचक, गुणवान का वाचक हो जाता है, गुणवत का बोधक हो जाता है। तो गुण पहले कदाचित उससे गुण अर्थ को कहा गया, लेकिन बाद में वह शब्द
गुण से विशिष्ट जो गुणी है, द्रव्य है, उसका वह बोधक हो जाता है। तो द्रव्य गुण वचने न अर्थात गुणाश्रय जो माने गुणवान जो पदार्थ है उसके साथ समास, तद्बोधक पद के साथ समास होता है, ऐसा उसका अर्थ है। तो तृतीयांतम तत्कृतेन तत्कृत गुणवचनेन अर्थ शब्देन च सह समस्यते और सच तत्पुरुषः समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के लिए समझें कि संकुलया खंडः, संकुलया खंडः ये लौकिक विग्रह वाक्य है, और संकुला, संकुलया में तृतीया विभक्ति, संकुला टा और खंड सु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब सूत्र के अर्थ को हम घटा चलें। अब यहाँ तृतीयांत सुबंत है संकुला टा, उस तृतीयांत सुबंत का तृतीयांतार्थकृत गुणवचन कौन है? खंड। ये खंड जो गुणवचन है, गुणवाचक शब्द है, वो किसने किया, किसके द्वारा किया है? वो संकुला के द्वारा किया गया, खंड जो टुकड़ा है। लेकिन अभी यहाँ पर ये खंड शब्द खंडवत द्रव्य विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए गुणवचनेन तृतीयांतम सुबंतम तृतीयांतार्थकृतेन गुणवचनेन सुबंतेन सह अर्थ शब्देन च सह समस्यते। तो यहाँ प्रकृत स्थल में इस उदाहरण में गुणवचनेन सह समस्यते इतना ही अंश को का समन्वय करना है। तो तृतीयांत पद हो गया संकुला खंड, सुबंत हो गया, उसका तृतीयांतार्थकृत जो तृतीयांत जो पद है संकुला, उसका अर्थ है संकुला ये एक प्रकार का हथियार विशेष जो कर्तन करता है, उसके द्वारा किया गया टुकड़ा। सुपारी इत्यादि को लोग काटते हैं जहाँ पान आदि का सेवन अधिक होता है। हमारे बिहार में, मिथिला में हर व्यक्ति के हाथ में एक संकुला हुआ करती है, जिससे वो सुपारी को का कर्तन करते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो उनके द्वारा, संकुला के द्वारा किया गया जो खंड है, टुकड़ा है, तो कभी वो खंडन क्रिया का वाचक था लेकिन गुण का वाचक था, अब वो द्रव्य का वाचक हो गया है। खंड माने एक द्रव्य विशेष है जिसको हम गुण का भक्षण नहीं होता है, गुणी का भक्षण होता है, द्रव्य का भक्षण होता है, इसलिए वो गुणवाचक शब्द अब गुणी अर्थ का वाचक हो गया है। तो वो खंड सु के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग। अब तृतीया प्रथमांत पद है सूत्र में, तद्बोध्य यहाँ पर है संकुला, इसी की उपसर्जन संज्ञा होगी। प्रथमांत समास उपसर्जनम से, उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो संकुला खंड हुआ, सु आएगा, सु का रुत विसर्ग होकर के संकुला खंड। अब अर्थ तृतीयांत का अर्थेन सह समस्यते, तृतीयांत जो सुबंत है उसका अर्थ प्रकृतिक सुबंत के साथ भी समास होता है। इसका उदाहरण है धान्य नार्थ, धान्यार्थ, धान्य है, टा है, धान्य स्वरूप, धान्य न अर्थ। अब यहाँ पर अर्थ सु के साथ तत्पुरुष समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, स्वादुत्पत्ति करके धान्यार्थ बनता है। तो आगे है, अब एक प्रत्युदाहरण के संबंध में एक इनकी जिज्ञासा परक वाक्य है। तत्कृत इति किम, सूत्र में तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन ऐसा कहा गया है, तो तत्कृत ऐसा नहीं कहा जाए, केवल इतना ही सूत्र का स्वरूप निर्धारण किया जाए कि तृतीया अर्थेन गुणवचनेन, इतना किया जाए। तो अब सूत्र का अर्थ क्या होगा? तृतीयांतम सुबंतम अर्थेन गुणवचनेन च सह समस्यते, इस अर्थ होगा। अब यह अर्थ यदि आप स्वीकार करते हैं तब तो देखिए अक्षणा काणः है, अक्षणा काणः, तत्कृतेन तो कह नहीं रहे हैं, तो तृतीयांतम अक्षणा, अक्षिणटा है, उसका गुणवचन है कौन? काण है, गुणवचन है, तो उसके साथ समास हो जाएगा। तो फिर अक्षणा काणः यह प्रयोग जो वाक्य का की उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन अक्षणा काणः ही प्रयोग होता है, यहाँ समस्त प्रयोग नहीं होता है। तो समस्त प्रयोग इस सूत्र का अक्षणा काणः यहाँ पर यह का जो समस्त प्रयोग है
इस वाक्य के अर्थ को जिसका यह विग्रह वाक्य हो सकता है अक्षणाकाणः, वो इसका जो इसकी जो मैंने क्या कहते हैं वृत्ति सब वृत्त्यात्मक जो शब्द है समस्त पद, वह समास विधि उसमें ऐसा यहाँ पर वांछित नहीं है, इसका लक्ष्य नहीं है। लेकिन यदि तत्कृत पद का उपादान नहीं करते हैं तो सूत्र का जो अर्थ है वो अपने लक्ष्य की ओर अनुधावन करेगा। तो यहाँ आता है तो उसके लायक लक्ष्य मिल जाता है। तृतीयांत गुणवचन है, तृतीयांत का गुणवचन के साथ समास की स्थिति बन रही है तो समास हो जाएगा। अनिष्टापत्ति अलक्ष्य लक्षण की प्रवृत्ति आपकी व्याप्ति दोष सूत्र का हो जाएगा। इसलिए उससे बचाव के लिए लक्षण में थोड़ा सा निवेश कीजिए एक पद का। वो पद कौन सा है? तत्कृत। तो तृतीयांतार्थकृत गुणवचन के साथ समास अभिप्सित है, इष्ट है। यहाँ तृतीयांतार्थकृत गुणवचन काणत्व तो नहीं है, ये रोगादि के द्वारा काण हो गया है। आँख स्वयं अपने ये जो तृतीयांत पद है उसका अर्थ जो अक्षिण है, अक्ष नेत्र है, उसके द्वारा काणत्व तो नहीं किया गया है, वो रोगादि के द्वारा काना हो गया है। पूर्व जन्म के का जो ये है अदिष्ट है, अदिष्ट के कारण उसमें काणत्व आया है। आँख के द्वारा वो नहीं किया गया है। जैसे संकुला के द्वारा सुपारी का खंडन होता है पूगी फल का, उस तरह से आँख के द्वारा काणत्व गुणवचन नहीं किया गया है। इसलिए तत्कृतेन तत्कृत पद का उपादान किया गया, अन्यथा यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति हो जाती। अब हम लोग का स्वाध्याय काल पूर्ण हो चुका है। हम लोग अब यहीं अपनी स्वाध्याय यात्रा को विराम दें और पुनः अपने समय से कल अगले सूत्रों को लेकर के उपस्थित हों। आपके सहयोग से, आपके धैर्य से हम यहाँ स्वाध्याय में प्रवृत्त हैं। मेरा उत्साह आपके उपस्थिति से, आपकी प्रतिक्रियाओं से, आपकी अपेक्षाओं से बढ़ता है। इसलिए मैं पुनः पुनः आप लोगों के बीच में सोत्साह आता हूँ। पुनः आप पधारें। आपका स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार।